हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। अभी हम बात करने आए हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी न्यूज़ जो है जस्टिस फॉर भुवन, हैशटैग जस्टिस फॉर भुवन। ये अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है उत्तराखंड के अंदर। बहुत सारे लोग इसका यूज़ कर रहे हैं और ये पूरा विवाद है एक अल्मोड़ा के अंदर जो एक युवक की हत्या हो चुकी है, हत्या ही कहेंगे, तो उसी प्रकरण से संबंधित है। तो जानेंगे क्या है जस्टिस फॉर भुवन, क्यों इसके बारे में बात की जा रही है और क्या कुछ रहा है इंसिडेंट। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि उत्तराखंड की किसी भी न्यूज़ की डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को कीजिए ऑन। तो चलिए बात करते हैं अल्मोड़ा युवक हत्या प्रकरण, जो एक तरीके का मॉब लिंचिंग का जो केस है वह होता नज़र आ रहा है। एक वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हुई है अभी, उसके अंदर आप देखेंगे कि भीड़ जो है वो दो लोगों को, दो जो लड़के हैं उनको बुरी तरीके से पीट रही है और उसके बाद जो है एक लड़के की उसमें से मौत हो चुकी है। उसी के ऊपर जानेंगे क्या कुछ है मामला और क्या कुछ होता है मॉब लिंचिंग और इससे संबंधित कानून क्या है जो आपको पता होने चाहिए। दोस्तों, अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि युवती के साथ जो अश्लील हरकतें करते हुए 3 युवक कुल मिला के पकड़े गए थे। 2 युवकों की पिटाई की ग्रामीणों ने और एक युवक जो है मौके से फरार हो गया और उसके बाद ग्रामीणों ने उन दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। अब माना जा रहा है कि एक जो घायल युवक है जिसने अस्पताल में दम तोड़ा था, इसी पिटाई के बाद जो है दोस्तों उसकी जान गई है। फिलहाल दोनों तरफ से केस जो है वो दर्ज किया गया है। मृतक के परिजनों की तरफ से ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज है और जो महिला है या जो लड़की है, युवती है, 16 साल की है शायद, उसके खिलाफ उसकी तरफ से उसके परिवार वालों के लिए केस द्वारा केस किया गया है पॉक्सो के अंदर। अभी हम बात करें तो रुबाल निवासी भुवन चंद्र यानी कि भानु, डसीला के हैं कैलाश सिंह और ललित सिंह जो दनिया क्षेत्र के हैं, ये 3 जो युवक थे, इसमें से भुवन चंद्र जो हैं 19 साल के, इनकी जो है मृत्यु हो गई है। डशीला के जो 25 साल के कैलाश सिंह थे, इनकी पिटाई हुई थी भुवन के साथ, और जो ललित सिंह थे दन्या के, ये जो है फरार हो गए थे। अगर बात करें इनकी, तो एक दुकान के अंदर जो अभी की खबर है वो ये है कि बुधवार को एक दुकान में अश्लील हरकत कर रहे थे लड़की के साथ, एक किशोरी के साथ। तो इस पर ग्रामीणों ने जो है आक्रोशित होकर भुवन और कैलाश, इनकी जमकर पिटाई की और अधमरी हालत में इनको पुलिस के हवाले कर दिया और ललित जो है वो मौके से फरार हो गए। युवती के जो पिता हैं उनकी तहरीर पर इन तीनों युवकों के खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया। दोनों युवकों का मेडिकल भी करवाया गया और मारपीट में जो घायल हुए थे भुवन, उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई और उसकी वजह से जब उन्हें अस्पताल लेके जाया गया तो उपचार के दौरान जो है उनकी मृत्यु हो गई। और उनके मृतक के जो परिजन हैं उनकी तरफ से भी दनिया थाना में ग्रामीणों के खिलाफ फिर तहरीर दी गई है। इसके ऊपर पंकज भट्ट जो हैं एसएसपी अल्मोड़ा, उनकी तरफ से बयान भी जारी कर दिया गया है कि ग्रामीणों की पिटाई के बाद अस्पताल में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई है। मामले में मृतक युवक के परिजनों की ओर से तहरीर मिल गई है जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तो एक बार तो हम न्यूज़ की दृष्टि से जो है समाचार जो चल रहा है, जो दोनों तरफ से कहा गया है, उसके ऊपर बात करेंगे कि मामला क्या है। मामला है आरा सलपड़ गाँव का, सरयू घाटी के अंदर, जहां किशोरी के साथ छेड़छाड़ की घटना देखने के लिए मिली थी और ग्रामीणों ने उसके बाद 2 युवकों को घेर लिया। तीसरा भाग गया, लेकिन जो ये 2 थे इनको गुस्साई भीड़ ने गिराया, पीटना शुरू किया। इसकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई है। हंगामा बहुत लंबा चला, शाम तक लगभग ये हंगामा चला था। उसमें से काफ़ी बेरहमी से इन्हें पीटा गया था। तो एक आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, उसका स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के दौरान जो है उसने दम तोड़ दिया और दूसरे की हालत अभी ठीक बताई जा रही है। पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। तो मामला जो है वो बीती बुधवार शाम का है, जो धौलादेवी ब्लॉक के अंदर एक गांव पड़ता है, आरा सलपड़ गांव, और इसमें एक दुकान है भूतल पर, यानी कि ज़मीन में एक दुकान होगी। ग्राउंड जो है आपका वहाँ पे किसी सबसे नीचे, जिसे गोठ जो है प्रॉपरली कह दिया जाता है, ऐसे एक होगी। तो वहाँ एक 16 वर्षीय किशोरी कुछ सामान खरीदने आई थी। अभी ये जो समाचार है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, 16 वर्षीय किशोरी कुछ सामान खरीदने आई थी। तो इस दौरान बाइक से 3 युवक वहाँ पहुँचे। उन्होंने पे आरोप ये लगाया है कि उन्होंने किशोरी से छेड़छाड़ की। तो वहाँ जो खेल रहे थे बच्चे, उन्होंने ग्रामीणों को बुला लिया। उसके बाद लड़की के परिजन और गांव वाले भड़क गए और उन्होंने भुवन चंद्र जोशी, जो कि 22 साल इसमें दिखाए जा रही हैं, 2 खबरें हैं तो इसके ऊपर बात कर सकते हैं हम, उमेश चंद्र जोशी निवासी रुमाल गांव और कैलाश सिंह पुत्र शेर सिंह डसीली गांव को घेर लिया। अब देखिए, एक जगह ललित है, एक जगह उमेश है, तो ये समाचार की बातें हैं। और तीसरा आरोपी ललित सिंह पुत्र प्रताप सिंह डसीली गांव मौका देखकर ये खिसक लिया। ठीक है, तो अब ललित सिंह जो है ये भाग गए और जो बाकी के 2 बचे, भुवन चंद्र जोशी और उसके अलावा कैलाश सिंह,
ये दो जो हैं इनकी पिटाई की गई। ठीक है, तो भुवन और कैलाश की जब पिटाई हुई तो काफ़ी बुरी तरीके से इनको पीटा गया। वीडियो अगर आप देखें तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी, वीडियो मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ दोस्तों। तो दनिया थाने को सूचना भी दी गई, तो एसआई इंदर सिंह जो मई टीम है वो वहाँ पहुँचे और भीड़ से उन्होंने उन दोनों को अलग किया और अपने साथ लेकर चले गए और ललित सिंह को भी बाद में पकड़ लिया गया। ये तो पूरी खबर है। उसके बाद सीएचसी धौला देवी में इनका मेडिकल कराया गया, हिरासत में रखा गया और गुरुवार को सुबह करीब 10 बजे करीब जो भुवन जोशी थे उनका स्वास्थ्य अचानक खराब हुआ और 12 बजे करीब उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा इंदर सिंह ने बताया है कि किशोरी के पिता की तहरीर पर तीनों लड़कों के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट में मुकदमा है। इसके अलावा लड़की को भी चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया है और इसके अलावा जो है दोस्तों जो हत्या हुई है उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ये तो खबर है जो समाचारों के माध्यम से दी जा रही है। एक और काफ़ी प्रचलित जो खबर चल रही है अभी वो ये है कि जो युवक और युवती हैं वो बैठे हुए थे और जो दो दोस्त थे वो वहाँ पर एक तरीके से देख रेख करने के लिए थे कि कोई आ तो नहीं रहा है या इस तरीके का कुछ। तो इसकी खबर जब ग्रामीणों को मिली तो उसके बाद की ये पूरी की पूरी घटना है। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता घटना किस तरीके की हुई, क्योंकि किसी भी पक्ष की तरफ से ऐसा कोई मजबूत या प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। केवल वो वीडियो जो है जिसमें पिटाई की गई है वही वायरल है, उसके अंदर कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। केवल दो लड़के हैं और उनकी पिटाई करते हुए दिखाया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों खबर जो भी रही हो, कारण जो भी रहा हो, यह जो भीड़ हिंसा का मामला है ये अपने आप में काफ़ी गलत है, क्योंकि जो जनता है या जो पब्लिक है, मॉब है, उसको न्याय करने का अधिकार नहीं है। जानते हैं क्या होती है भीड़ हिंसा। एनसीआरबी जो है दोस्तों वो लिंचिंग के मामलों के आंकड़े संकलित करता था। 2015 के बाद से कोई आंकड़े संकलित नहीं हुए हैं, क्योंकि जो आंकड़े राज्यों के द्वारा दिए गए थे वो बिलीवेबल नहीं थे, विश्वास नहीं किया जा सकता था। देखिए 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी भीड़तंत्र का एक भयावह कृत्य जो है इस लिंचिंग को कहा था, जिसकी घटना अभी अभी आपने देखी थी। उन्होंने कहा था कि राज्यों को ध्यान देना चाहिए कि घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं। होती क्या है मॉब लिंचिंग दोस्तों? अनियंत्रित भीड़ जब किसी दोषी को उसके किए अपराध के लिए या कभी कभी मात्र अफवाहों के आधार पर ही बिना अपराध किए तत्काल सजा दे देती है, उसे पीट पीट कर मार डाले या मारने का प्रयास करे, तो ऐसी भीड़ द्वारा की गई हिंसा को ही मॉब लिंचिंग कहा जाता है दोस्तों। देखिए इसमें कोई भी कानूनी प्रक्रिया का सिद्धांत का पालन नहीं होता और यह पूर्णतः गैर कानूनी है। किसी भी तरीके से भीड़ द्वारा हाथ उठाना, पिटाई करना, यह गैर कानूनी होता है। 2017 का जो केस है पहलू खान हत्याकांड का, वो भी मॉब लिंचिंग का ही केस है। इसके बाद से राजस्थान को भी और अन्य राज्यों से भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाइए। तो हम पहले तो ये जानते हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या है। अगर कभी भीड़ द्वारा हिंसा की जाती है तो उस पर कौन से अलग से कोई केस चलते हैं या वही पुराने केस चलाए जाते हैं? तो दोस्तों कोई भी अलग से कार्यवाही नहीं है। भीड़ हिंसा के अंदर जितने भी आरोपी गिरफ्तार होते हैं उनमें आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड के तहत ही केस चलते हैं। धारा 302 हत्या का केस चलेगा अगर भीड़ द्वारा किसी की हत्या कर दी गई। हत्या का प्रयास 307 अगर कोई मृत्यु तो नहीं हुई लेकिन बुरी तरीके से मारा गया। 323 जानबूझकर घायल करना और 147 और 148 जो कि दंगा फसाद से संबंधित है ये। इसके अलावा 149 जो है 149 ये आज्ञा के विरुद्ध इकट्ठा होना और 34 जो है यह सामान्य आशय के तहत इन्हीं केसों को निपटाया जाता है। अब देखिए जब भी कभी मॉब लिंचिंग में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर धारा 302 आईपीसी की धारा 302 और धारा 149 एक साथ देखी जाती है, यानी कि हत्या और आज्ञा के विरुद्ध इकट्ठा होना एक साथ देखा जाता है। और यदि भीड़ द्वारा किसी को पीटा जाए और मृत्यु ना हो तो ऐसे में धारा 307 और 149 को देखा जाता है। बुरी तरीके से घायल होने की स्थिति में 323 भी ऐड किया जा सकता है। इन्हीं प्रावधानों के तहत जो है सजा दी जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि भीड़ द्वारा अगर किसी की हत्या होती है तो आईपीसी की धारा 302 और 149 लगाया जाता है। किसी की हत्या के प्रयास पर 307 और 149 लगाया जाता है। ऐसा ही कुछ सीआरपीसी के अंदर भी है जो क्रिमिनल पिनल कोड है, लेकिन उसमें भी भीड़ द्वारा हिंसा के लिए कुछ नहीं है। अब ये जो भीड़ द्वारा की गई हिंसा है इसकी प्रकृति, उत्प्रेरण सामान्य हत्या से अलग होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अलग से कोई कानून इसके लिए भारत में नहीं है। फिर भी अगर हम देखें तो ये जो मॉब लिंचिंग है ये पूरी तरीके से गैर कानूनी और असंवैधानिक होती है, संविधान के मूल्यों के खिलाफ होती है। और ऐसे में अगर इन्हें रोका नहीं गया तो जो आम जनता है उसका संविधान और न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा। अगर ऐसे हर गली चौराहे में लोग न्याय करने लगेंगे तो फिर संविधान और न्यायपालिका जो है उसका कार्य जो है वो खत्म हो जाएगा और अराजकता जो है वो व्याप्त हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 21 आता है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है,
गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है दोस्तों। और जो मॉब लिंचिंग है वो इस प्रकार के मौलिक अधिकारों का भी हनन करती है। अगर हम बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स की, तो 2019 के अंदर भारत की रैंक उसमें काफ़ी बुरी थी। 163 देशों में से 141वां भारत की रैंक रही है। इसके अलावा जो ये भीड़ हिंसा है, इससे देश की एकता को भी खतरा है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो वो जो दो गांव हैं उनकी एकता को भी इससे आपको खतरा नज़र आएगा। तो अपने आप में काफ़ी बड़ी और काफ़ी बुरी ये घटना आप कह सकते हैं। संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ ये घटनाएं होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भी भारत को भीड़ द्वारा की जाने वाली घटनाओं के खिलाफ चेतावनी दी है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके क्या दिशा निर्देश दिए हैं उनको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारों को हर जिले में मॉब लिंचिंग और हिंसा को रोकने के उपाय करने चाहिए। एक सीनियर पुलिस अधिकारी इसी के लिए लगाया जाए। राज्य जो है वो जिलों, उपजिलों, गाँवों की पहचान करे जहाँ ऐसी घटना होती है। एक नोडल अधिकारी बनाया जाए मॉब लिंचिंग का, डीजीपी के समक्ष जो रिपोर्ट देगा अपनी, और जागरूकता जो है वो फैलाई जाए। लोगों को बताया जाए कि मॉब लिंचिंग या हिंसा अगर कहीं होती है तो कठोर दंड भी दिया जाएगा। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि अगर वो भीड़ में, मॉब में किसी को मारते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, जो कि सरासर गलत है दोस्तों। अगर प्रूफ हो जाता है, वीडियो है, वायरल हुई है और देखे जा सकते हैं कि कौन कौन लोग हाथ उठा रहे हैं, ऐसे में सभी के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। सेम केस चलेगा। जितनों को भी गिरफ्तार किया गया है, अभी तक 3 लोगों को इस केस के अंदर गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में सभी के ऊपर दोस्तों आर्टिकल 302 वही चलेगा जो एक के ऊपर चल रहा है। इसके अलावा जो अन्य भड़काऊ संदेश हैं, अन्य सामग्री हैं, उनके खिलाफ भी जो है कार्यवाही की जाती है। और ऐसी घटना अगर कहीं होती है और अगर वही वायरल मैसेज आता है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर जो है वो दर्ज होनी चाहिए। और राज्य सरकारें क्षतिपूर्ति योजनाएं प्रारंभ करें। और इसके अलावा यह सुनिश्चित करें कि जो पीड़ित के परिवार के लोग हैं उनके साथ पुनः ऐसा उत्पीड़न ना हो। या हो सकता है अभी जिनको मारा पीटा गया है, अगर उनके खिलाफ आरोप की सिद्धि हो जाती है, उनके खिलाफ ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं कि वो लड़के जो हैं वो छेड़छाड़ ही कर रहे थे, उस स्थिति में भी ये जो घटना है ये बिल्कुल भी कानूनी नहीं है, संवैधानिक नहीं है। और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन भारत के अंदर अपने आप में बहुत ही बुरा है, क्योंकि एक बड़े लोकतंत्र के अंदर जहां कानून व्यवस्था संभालना अपने आप में काफ़ी बड़ी समस्या है, वहां अगर भीड़ कानूनों को हाथ में लेने लगे तो आप समझ सकते हैं कि व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। राज्य सरकारों के नियमों की बात करें तो सबसे अच्छा जो नियम है वह मणिपुर का ही माना जाता है। और 2018 में सबसे पहले मणिपुर ने ही मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो है कानून भी बनाया था। सबसे ज़्यादा प्रासंगिक भी है, तार्किक भी है ये बिल। इसके अंदर लिंचिंग विरोधी विधेयक में काफ़ी सारे नियम रखे गए हैं। एक तो ये है कि हर जिले में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा लिंचिंग के अपराध को रोकने में विफल रहे पुलिस अधिकारियों के लिए जुर्माने और कैद की सज़ा भी है। इसके अलावा मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति नहीं लेनी होगी और किसी भी पीड़ित या उनके निकट परिजनों को पर्याप्त मौद्रिक मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा। इसके बाद राजस्थान ने 2019 में लिंचिंग के लिए कानून जो है पेश किया था। और 2014 के बाद देश में जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं उसमें से 78% राजस्थान में ही हुई थी। तो यहाँ भी कानून आया, बशर्ते कि इस बिल का काफ़ी आलोचना भी हुई। राजस्थान का जो बिल था उसे अच्छा नहीं माना गया है। फिर पश्चिम बंगाल भी लिंचिंग के लिए बिल लेकर आया था, वहाँ भी विधेयक पारित हुआ है। तो वहाँ जो है पश्चिम बंगाल के विधेयक में अगर किसी व्यक्ति को घायल करने वाले हैं तो उनको 3 साल की सज़ा वहाँ से लेकर के आजीवन कारावास तक हो सकता है। और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर मृत्युदंड हो सकता है या फिर कठोर आजीवन कारावास। एक तो आजीवन कारावास, दूसरा कठोर आजीवन कारावास। तो मृत्युदंड या कठोर कारावास, अगर आप इसे देखें मृत्युदंड या कठोर आजीवन कारावास, तो ये प्रावधान वही प्रावधान है जो सिंपल सा एक मर्डर के ऊपर लगता है, एक हत्या के ऊपर लगता है। मणिपुर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों के अलावा अभी तक कोई भी राज्य इसमें आगे नहीं बढ़ा है। उत्तराखंड के अंदर मॉब लिंचिंग से रिलेटेड कोई भी कानून दोस्तों नहीं है। अभी तक की बात करें दोस्तों तो हत्या और भीड़ द्वारा हत्या, ये दोनों चीज़ें कानून की दृष्टि में समान हैं, अलग अलग इनको परिभाषित नहीं किया गया है। परंतु भीड़ द्वारा की गई हत्या या मॉब लिंचिंग की पहचान इसको जो है वो की जानी चाहिए और इसके लिए अलग से जो है कानून बनाने जाने चाहिए, काफ़ी ज़रूरी भी है। इसके अलावा सोशल मीडिया और इंटरनेट पे अगर कोई भी ऐसी अफवाह उड़ती है तो आपको और सभी को इस विषय पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसी खबरों को जांच की जाए और तभी आगे भेजा जाए। 40% से ज़्यादा जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो भी ये चेक नहीं करते हैं कि जो न्यूज़ है वह सही है या नहीं, गलत न्यूज़ को भी आगे फैला देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से भी बचना चाहिए। हो सकता है ये किसी दिन भीड़ हिंसा का कारण बने। बाकी आप अगर हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है, बाकी ये लिंक जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। बाकी दोस्तों ऐसी किसी भी घटना के ऊपर आपकी जो व्यक्तिगत राय है
वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपको क्या लगता है घटना के ऊपर? क्या सही था लोगों के द्वारा हाथ उठाना या लोगों के द्वारा इस तरीके से बेरहमी से पिटाई करना? अगर आपको लगता है कि ये सही था या फिर गलत था तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो।